Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am a lecturer of chemistry at Times Institute. लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं उनकी हम किस तरह से एक्यूरेसी को मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि फिल्ट्रेशन की कौन सी टेक्निक्स हैं कि जो हम मेथड या वेज हम यूज़ करके अपनी फिल्ट्रेशन को जो है एक्यूरेट कर सकते हैं। और लास्ट जो में हमने जो डिस्कस किया था वो इग्निशन का था कि हम अपने प्रेसिपिटेट्स के अंदर से अगर कोई भी उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं या कोई भी चीज़ें हैं तो हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, या अगर हमने कोई भी सैंपल है हमने वो इग्नाइट करना है तो उस सैंपल को जो है हम किस तरह से इग्नाइट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। आज हम देखेंगे कि एरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं और हम इनके सोर्सेज क्या हैं और हम इनको जो है वो किस तरह से कम कर सकते हैं। एरर बेसिकली क्या होता है? द एरर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सेप्टेड वैल्यू। द एरर ऑफ एन experiment is the difference between the experimental and accepted value, between the experimental and एक्सेप्टेड वैल्यू। इसका मतलब मीन्स क्या कि एक वैल्यू जो कि एक्सेप्टेड वैल्यू है या हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू जो कि आप एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपका एरर कहलाएगा। लाइक अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी जो है आप मेथड यूज़ करते हुए आपने कोई भी रीडिंग्स ली हैं, आपकी रीडिंग जो है जो कि एक एक्सेप्टेड वैल्यू है जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 5 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने जब एक्सपेरिमेंटली उस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को उस पूरे के पूरे मेथड को परफॉर्म किया तो आपकी जो रीडिंग आई है वो 6 आई है, ठीक है। एक्सेप्टेड वैल्यू कितनी थी? 5, आपकी रीडिंग कितनी आई है? 6। तो ये जो 5 और 6 के दरमियान का डिफरेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये जो 1 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान ये आपका एरर कहलाएगा। इसी तरह से आपकी अगर एक्सेप्टेड वैल्यू 5 थी लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया या आपने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो उसके बाद आपकी जो रीडिंग आई है वो 4 आई है। अब ये जो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है ये 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? अगर हम 4 माइनस 5 करते हैं तो आपके पास -1 आएगा, और अगर हम 6 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? +1 आएगा। तो अगर क्या है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू से कम आती है तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव एरर है। अगर हमारी जो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड वैल्यू है वो एक्सेप्टेड वैल्यू से ग्रेटर आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि पॉजिटिव एरर है। तो एरर बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सेप्टेड वैल्यू से जो भी आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की है वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके आपके पास जो वैल्यू आई है उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। एरर क्या होते हैं? कितने एरर हमने देखा कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एरर्स जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के एरर्स हैं और उनके जो है वो सोर्सेज कितने हैं। बेसिकली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं। जिसमें से फर्स्ट वन जो है वो है रैंडम एरर, या फिर उसे हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। रैंडम एरर या फिर जिसे हम इनडिटर्मिनेट एरर मीन्स जिसका हम डिटर्मिन ना कर सकें कि इसकी बेसिक वजूहात या बेसिक वजह क्या बन रही है। नॉर्मली किस वजह से होते हैं रैंडम एरर्स? ड्यू टू एक्सपेरिमेंटर्स इनएबिलिटी due to experimenter inability to take the same measurements in exactly the same way under the same conditions
under the same conditions to get the exact the same numbers. क्या है? रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर्स आर ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल इनएबिलिटी टू टेक द सेम मेजरमेंट्स in exactly the same way under the same condition to get exact the same number. इसका मतलब क्या कि जो भी ऑपरेटर है, जो भी एनालिस्ट है, जब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी इनएबिलिटी है कि एक दफ़ा जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसके पास जो रीडिंग्स आई हैं, सेकेंड टाइम अगर वो सेम वही रीडिंग्स नहीं ले पाता और चेंज रीडिंग्स आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि रैंडम एरर है. अब लाइक दैट अगर हम कहते हैं कि कोई भी उसने टाइट्रेशन की है, टाइट्रेशन के लिए जो उसने फर्स्ट वॉल्यूम उसके पास आया, जो फर्स्ट वॉल्यूम यूज़ हुआ टाइट्रेशन में, वो हम कहते हैं कि 10.1 है. सेकेंड टाइम जब वो टाइट्रेशन को रिपीट कर रहा है तो एग्जैक्टली क्या आना चाहिए? 10.1 आना चाहिए. लेकिन अगर वो 10.2 आ गया या फिर 10.3 आता है या फिर 10 आ जाता है पूरा, तो क्या वो शो कर रहा है कि सेम कंडीशंस थी, सेम रिएजेंट्स थे, सारा कुछ सेम था, सेम वे में उसने मेजरमेंट ली, लेकिन उसके बावजूद जब उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया हो तो ये तीनों दफ़ा या दोनों दफ़ा जो थी वो रीडिंग्स चेंज आई. किस वजह से चेंज आई? हो सकता है कि उसने जो टाइट्रेशन के दौरान के जो भी हमारा जो सैंपल स्टैंडर्ड होता है, जो भी हमारे ब्यूरेट के अंदर है, उसने ऐड किया है, अगर वो इसका एक ड्रॉप भी ज़्यादा ऐड कर देता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि ये जो हमारे पास रीडिंग आती है ये चेंज आ जाती है. तो इस तरह की रीडिंग्स के अंदर चेंजेस या इस तरह के जो एरर्स आते हैं वो बेसिकली किस वजह से होते हैं कि एक्सपेरिमेंटर जो होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी इनएबिलिटी होती है कि वो सेम वे के अंदर जो है वो उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाता या परफॉर्म नहीं करता. और उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पास रीडिंग्स आनी होती हैं उनके अंदर जो है वो फ्लक्चुएशंस होती हैं, थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस होती रहती हैं. तो इस तरह के एरर को जो है हम रैंडम एरर कहते हैं. और ये जो रैंडम एरर्स होते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटर की इनएबिलिटी की वजह से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे आर रैंडम एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. इसीलिए ये रैंडम भी होते हैं और उनको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते. दे आर रैंडम एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते. रैंडम मीन्स क्या कि ये रैंडमली कोई लाजमी नहीं है कि सेम ही आएगा कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान 1 का डिफरेंस आ रहा है. हो सकता है पहली वैल्यू आपके पास 10.1 आई है, नेक्स्ट आपके पास 9.8 आ जाए, या उसके 9.8 आई है तो नेक्स्ट आपके पास 10.2 आ जाए. तो मतलब ये क्या कि ये रैंडमली जो है वो एरर्स होता है कि किसी भी जो है वो एक्सपेरिमेंटर जो है वो उसकी इनएबिलिटी की वजह से जो है वो एरर आता है. रैंडम एरर के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, हम सोर्सेज देख लेते हैं. Sources of random error. रैंडम एरर के सोर्सेज कौन कौन से हैं? अनकंट्रोलेबल फ्लक्चुएशंस इन इनिशियल कंडीशंस, एक तो वजह हो सकती है अनकंट्रोलेबल चेंजेस या फ्लक्चुएशंस इन द इनिशियल कंडीशंस, कि कोई भी जो इनिशियल कंडीशन सेट की गई थी उनके अंदर कोई फ्लक्चुएशन हो गई है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? रैंडम एरर आ सकता है. लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द प्रिसिजन ऑफ योर मेजरिंग apparatus. Out the precision of by the precision of your measuring apparatus, कि जो भी आप अपना apparatus यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रिसीजन कितनी है, उस प्रिसीजन की वजह से क्या होती है कि जो भी हम अपना मेथड या जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं. उन लिमिटेशंस की वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि उसकी वजह से क्या होते हैं? एरर्स आते हैं. लैक ऑफ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, लैक ऑफ द प्रिसाइज डेफिनेशन of the quantity
बीइंग मेजर्ड। इसका मतलब क्या कि जो आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, अगर आपको उसको प्रिसाइज वे में नहीं पता कि किस तरह से मेजर करनी है, कौन सी क्वांटिटी है, अगर प्रॉपर उसका नहीं आइडिया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि रैंडम एरर्स जो है वो कॉज हो सकते हैं। सेकंड जो इसकी टाइप होती है वो होती है एरर्स की, जो सेकंड टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स को हम डिटर्मिनेट एरर्स भी कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप है सिस्टमैटिक एरर्स, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट एरर्स भी कहते हैं। डिटर्मिनेट्स एरर्स मीन्स के जिनके वजूहात या रीजंस को जो है वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं, डिटर्मिनेट एरर्स भी कहते हैं। क्या होते हैं सिस्टम में, आर रिप्रोड्यूसेबल इन एक्यूरेसीज। सिस्टमैटिक एरर और डिटर्मिनेट एरर्स आर रिप्रोड्यूसेबल inaccuracies that are consistently in the same direction, that are consistently in the same directions, Systematic errors are often due to problem which persist throughout the entire experiment. They occur when something is wrong with measurement. Normally ये किस वक्त होते हैं? They occur when something is wrong with measurements. इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी हम मेजरमेंट का मेथड या वे अडॉप्ट कर रहे हैं, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर क्या है कि जो आपने अपना अपरेटस सेलेक्ट किया हुआ है वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है, या जो भी अपना वेइंग बैलेंस का यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है। अगर आप अपनी कोई भी वॉल्यूम ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई भी पिपेट यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो मार्क है, कैलिब्रेशन मार्क है, वो मार्क्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि सिस्टमैटिक एरर्स जो है वो अराइज होते हैं, और ये हमारे पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर, पूरे के पूरे मेथड के अंदर जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं, या फिर डिटर्मिनेट एरर्स कहते हैं। सिस्टमैटिक या डिटर्मिनेट एरर इनको हम इस वजह से कहते हैं कि हम इनको डिटर्मिन कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है, ये कौन सी रीजंस हैं कि जिनकी वजह से क्या है ये एरर जो है वो कॉन्टीन्यूसली पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम डायरेक्शन में जो है वो प्रजिस्ट करता है। बेसिकली क्या है, जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं या डिटर्मिनेट एरर होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सम कॉमन determinate or systematic errors are some common determinate errors are कौन कौन से हैं जिसमें हम देखते हैं। फर्स्ट वन हो सकता है, एक क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा कि आपको नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, या तो वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड नहीं है, जो आप वेइंग बैलेंस यूज़ कर रहे हैं वो अनकैलिब्रेटेड है, जो आप ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं वो अनकैलिब्रेटेड है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर, या जितने टाइम भी आप वो रिपीट करते हैं, तो वो जो आपका एरर है वो प्रजिस्ट करेगा। क्योंकि प्रॉब्लम किस चीज़ के अंदर है, प्रॉब्लम जो है वो है आप जो अपना एक्सपेरिमेंट के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी आप ग्लासवेयर यूज़ करें या जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो अनकैलिब्रेटेड है, और एरर जो है वो अनकैलिब्रेशन की वजह से कॉज हो रहा है। दिस इंक्लूड्स फॉल्टी इक्विपमेंट। किस वजह से होता है? These include faulty equipment। आपके इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, कोई एरर कॉन्टिन्यूसली शो कर रहा है। अनकैलिब्रेटेड वेट, अनकैलिब्रेटेड
with and uncalibrated glassware। थर्ड वन क्या कि आपका जो ग्लासवेयर है वो भी अनकैलिब्रेटेड हो सकता है, अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप होती है वो होती है ऑपरेटिव एरर, सिस्टमैटिक एरर की जो फर्दर टाइप है। ऑपरेटिव एरर का मतलब क्या है कि जो भी एनालिस्ट उसको परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है कि उसकी केयरलेसनेस और क्या नाम है उसके जो है वो एक्सपीरियंस कम है, या जो वो अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो फुल्ली केयरफुल होकर जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, कुछ सिस्टमैटिक एरर अराइज हो सकते हैं। ऑपरेटिव एरर्स क्या है? दीज इंक्लूड्स पर्सनल एरर, these includes personal errors and can be reduced by experience and can be reduced by care and experience of the by experience and care of the एनालिस्ट। जो भी एनालिस्ट मतलब जो भी परफॉर्म कर रहा है इस प्रोसीजर को, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है या फिर वो केयरफुली अपना जो है वो जितना भी एक्सपेरिमेंट है उसको करता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक एरर है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई एक सोल्यूशन से कोई एक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो एक फ्लास से किसी दूसरी फ्लास में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर हम वो केयरफुली ट्रांसफ़र करें, अगर कोई सोल्यूशन हम ऐसा प्रिपेयर करें जिसमें बम्पिंग हो सकती है और बम्पिंग की वजह से कोई सोल्यूशन या अमाउंट ऑफ सैंपल हमारा जो है वो वेस्ट हो सकता है, तो उसको अगर हम केयरफुली करें, या फिर जो भी हम वॉल्यूम की मेजरमेंट्स कर रहे हैं अगर वो मेजरमेंट्स जो है हम प्रॉपरली विद केयर करें, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर को जो कि अराइज हो रहे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो है एरर्स ऑफ द मेथड। एरर्स ऑफ द मेथड का मतलब क्या कि सिस्टमैटिक एरर जो है वो उस वजह से अराइज हो रहे हैं कि जो भी हमारा मेथड है उस मेथड के अंदर कोई एरर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सिस्टमैटिक एरर है वो अराइज हो रहे हैं। मोस्ट सीरियस एरर जो होता है वो एरर इन द मेथड होता है। most of the above errors can be avoided, but error that are inherent in the method cannot be changed unless the conditions are altered। जितने भी हमने ये एरर्स डिस्कस किए हैं, जो उसकी दोनों टाइप्स डिस्कस की हैं, इन एरर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो एरर ऑफ द मेथड होता है, जो कि हम कहते हैं कि कोई भी जो मेथड हमने डेवलप किया है उस मेथड के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम है, तो ये वो जो एरर ऑफ द मेथड जो है वो उस वक्त तक एरर रिमूव नहीं होगा जब तक हमारा जो भी अपना मेथड हमने डेवलप किया है जब तक हम उसकी कंडीशंस को चेंज नहीं करते, या उस मेथड के अंदर जो प्रॉब्लम या जो स्टेप प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, एरर कॉज कर रहा है, जब तक हम उसको ठीक नहीं करते। ठीक है, method cannot be changed unless the conditions of the altered। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो रैंडम सोर्सेज होते हैं, सॉरी जो सिस्टमैटिक सोर्सेज होते हैं उनके क्या क्या एरर्स होते हैं। altering the conditions of method। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम देखते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ द डाटा।
सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल digits in a number or measurements are the reliable significant figures are the reliable significant figures are the reliable digits in a number of measurements which are known with certainty मीन्स क्या कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे? जो भी वैल्यू हमने मैयर की है वो जो डिजिटल वैल्यू हमारे पास आती है कि उस मेजरमेंट के कितने डिजिट जो है वो रिलायबल हैं या कितने डिजिट जो है वो सर्टेनिटी से हम कह सकते हैं, वो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। सिग्निफिकेंट फिगर शोज द एक्यूरेसी। बेसिकली जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं या जो भी हमने मेजरमेंट की है वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। सिग्निफिकेंट फिगर शो द एक्यूरेसी। Significant figures shows the accuracy। एक मेजरमेंट के जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे वो उतनी ज़्यादा ही एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू उस मेजरमेंट के जिसके लेस नंबर होंगे। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि एक क्या मैंने बताया कि अगर कोई हमने मेजरमेंट की है उसके अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू दोज मेजरमेंट के जिनके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि एक बॉल है जिसका रेडियस मैयर किया गया है और मैयर करने के बाद आपके पास क्या आती है कि अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन ने जो है वो मैयर की तो उसने उसकी जो रीडिंग दी वो दी 3 पॉइंट से बताया कि जो बॉल का रेडियस है, रेडियस ऑफ बॉल जो एक पर्सन ने मैयर किया तो उसने बताया कि कितना है 3.3697 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है जब उसने मैयर किया तो उसने बताया कि जो रेडियस ऑफ बॉल है वो 3.36 है। ठीक है, या फिर 3.36 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो किसके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स ज़्यादा है? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा है, इसकी सर्टेनिटी ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है वो कम है, इसकी सर्टेनिटी को हम श्योर नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कम है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है। इसकी ये जो जिस एनालिस्ट ने ये परफॉर्म किया है या जिसने ये मैयर की है उसने जो है वो रिजल्ट दिया है वो ज़्यादा एक्यूरेटली से दिया है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ डाटा, कि डाटा जो हमारे पास आता है क्योंकि समटाइम हमारे पास डाटा बहुत लार्ज नंबर्स के अंदर आ जाता है तो उस डाटा को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ डाटा क्या होता है, किस तरह से करते हैं, हम वो देखते हैं। राउंडिंग ऑफ डाटा, कि डाटा को आप कैसे राउंड करते हैं। इफ द डिजिट फॉलोइंग द लेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास ज़्यादा नंबर आए हैं इनको हमने राउंड ऑफ करके जो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में जो है वो उसको लिखना है। इसके कुछ रूल्स हैं, हम किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं अपने डाटा को, उसके मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ विद एग्जांपल। इफ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट क्या है, इफ द डिजिट following the last significant, if the digit following the last significant figure, in the last significant figure is greater than 5, is greater than 5, is greater than 5, then
then is greater than 5. The number is rounded. The number is rounded up to the next higher digit. Up to the next higher digit. क्या है, पहला क्या है कि अगर जो हमारा डिजिट है जो कि लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो कर रहा है, अगर वो 5 से ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे, बाकी जो लास्ट वाली हैं उनको इमिट करके जो उससे लास्ट से पहले वाला जो डिजिट होगा उसको हम 1 नंबर से इंक्रीज कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी रीडिंग मैंने एक ली है जो मेरे पास कितनी आई है, 9.47 आई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, तो अब देखिए जो मेरे पास लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7 है। 7 से वो 7 है, इट्स मीन कि वो 5 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो इमिट कर देंगे। इमिट करके हम क्या करेंगे, जब इस डाटा को हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसको हमने रिमूव किया, ओमिट किया, और इसको रिमूव करने के बाद क्या हुआ कि जो इसके बाद वाला डिजिट था उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, नेक्स्ट हायर डिजिट। अब 4 का नेक्स्ट हायर डिजिट कौन सा है, 5 है। तो इसका मतलब जब हमने 9.47 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या बन गया, 9.5 बन गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेकंड क्या है, इफ इट इज लेस देन 5, if it is less than 5, the number is rounded, the number is rounded the number is rounded to the present value of the last figure, is rounded to the present value of last figure। अगर आपका जो लास्ट वैल्यू है वो 5 से लेस देन है और हमने उसको राउंड अबाउट करना है, तो हम क्या करेंगे, लाइक दैट मेरे पास जो भी अपनी मेजरमेंट थी उनका डाटा मेरे पास 9.43 आया और मैंने उसको राउंड अबाउट करना है। अब देखिए जो लास्ट डिजिट मेरे पास है ये क्या है, 5 से लेस है। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको ओमिट करेंगे लेकिन हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बल्कि ये सेम एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या, राउंड अबाउट करेंगे तो हम इसको 9.4, मीन्स क्या था कि जो लास्ट वाला डिजिट था वो 5 से बिलो था, तो जब हम इसको ओमिट करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट डिजिट बनेगा वो सेम रहेगा, हम उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 5 से ग्रेटर है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उससे पिछले वाला जो डिजिट होगा उसमें हम 1 by 1 नंबर जो है वो इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5, if the last digit is 5, the number is rounded off to the nearest even digit। अगर हमारा जो है वो लास्ट जो डिजिट है वो 5 ही है और उससे पिछले वाला जो है वो हमारा क्या है कि कोई ऑड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी रिजल्ट आया वो है 8.75 है, जिसको मैंने क्या करना है, राउंड अबाउट करना है। अब जो मेरे पास लास्ट डिजिट है वो 5 है। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी, एक तो लास्ट डिजिट हमारा 5 है, अगर तो इसके बाद वाला ये हमारे पास इवन होगा, अगर हमारे पास ये ओड होगा तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हम इसमें 1 नंबर ऐड कर देंगे और ये हमारे पास राउंड अबाउट होके 8.8 हो जाएगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 है और उससे जो पीछे वाला डिजिट है, लाइक अगर हमारे पास 65 है, 8.6 कोई भी हमारी रीडिंग है जिसमें 8.65 है, हमारा लास्ट डिजिट 5 है और इससे पीछे वाला क्या है, इवन है। अगर वो हमारे पास इवन होगा तो हम क्या करेंगे, 5 को जब रिमूव करेंगे तो हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारे पास राउंड अबाउट होके सेम 8.6 ही रहेगा,
ठीक है, क्या है कि अगर हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 5 था और उससे पिछला डिजिट जो है वो कोई ऑड नंबर है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 को जब खत्म करेंगे, रिमूव करते हैं राउंड ऑफ करते वक्त, तो जो भी ऑड था उसको हम इवन, नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारा 5 है और 5 से जो पिछला नंबर है वो हमारा कोई इवन है, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम 5 को जब खत्म करेंगे तो हम अगर इवन नंबर लास्ट हमारा बचता है तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर हमारा 8.55, अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि लास्ट डिजिट हमारा जो है वो 5 है और उसके बाद वाला भी क्या है, हमारे पास 5 ही है, तो यहाँ पे जब हम इसको रिमूव करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो क्योंकि प्रीवियस क्या है हमारे पास फिर दोबारा से ऑड है, तो हम इसको क्या करेंगे, इवन नंबर में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये डेटा आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल और एक्सेप्टेड वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस आता है वो एरर कहलाता है। नेगेटिव एरर भी होता है, पॉजिटिव एरर भी होता है। अगर एक्सेप्टेड वैल्यू से जो है वो कम है तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे, अगर वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उसको पॉजिटिव एरर कहेंगे। नेक्स्ट हमने एरर की टाइप्स देखी, जिसमें हमने देखा कि 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं। एक तो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं जिनको हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, और सेकंड जो होते हैं वो रैंडम एरर्स होते हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं। रैंडम एरर हमने कहा कि किस वजह से हो सकते हैं, कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटर है उसकी इनएबिलिटी की वजह से हो सकता है कि वो सेम कंडीशंस के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए क्या करता है कि सेम रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और ये एरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रैंडम होते हैं, इसीलिए हम इनको रिमूव करना या इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज़ देखी वो हमने देखी कि क्या होता है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट देखा वो हमने ये देखा कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स हमने कहा कि डिटर्मिनेट एरर्स होते हैं, जो बेसिकली किस वजह से हो सकते हैं कि हमारा जो भी हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो आपने मेथड अडॉप्ट किया हुआ है उस मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो था वो था कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी हमने 3 टाइप्स देखी। उस टाइप्स के अंदर हमने देखा कि पर्सनल एरर्स भी होते हैं, पर्सनल इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, ऑपरेटिव एरर होते हैं, या फिर मेथड एरर होते हैं। नेक्स्ट था कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं। सिस्टमेटिक एरर्स जो है वो बेसिकली उनके 3 मेन सोर्सेज हैं, जिसका हमने एक तो देख लिया कि अगर हमारी कैलिब्रेटेड ऑपरेटर्स नहीं है, कैलिब्रेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर्स हो सकते हैं। सेकंड, अगर आप कोई इनकरेक्ट मेजरिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर अराइज होते हैं। और थर्ड वन जो सोर्सेज हो सकता है वो बायसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर हो सकता है, कि वो रिजल्ट्स जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है वो बायसनेस की बेस पे जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो सिस्टमेटिक एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली वो रिलायबल डिजिट होते हैं जो कि मेजरमेंट्स के रिजल्ट में हमारे पास आते हैं, और जिनको हम विथ सर्टेनिटी जो है वो कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेजरमेंट्स आई हैं। एक सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो किसी भी रिजल्ट की एक्यूरेसी को शो करता है। ऐसा रिजल्ट या ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू कोई ऐसी मेजरमेंट आपके पास आती है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कम है, तो उसकी एक्यूरेसी कम है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो भी हमारे पास डाटा आता है तो उसको हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, उसके हमने बेसिकली 3 रूल्स देखे, और उन रूल्स को देखा कि क्या है कि अगर हमारे पास जो डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर होगा, तो हम जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो उससे प्रीवियस डिजिट होगा उसको हम बाय 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे। अगर वो लेस होगा और हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट लास्ट डिजिट बनेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद जो हमने थर्ड पॉइंट देखा उसकी हमने 3 कंडीशंस देखी। उसमें हमने कहा कि अगर हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 5 है तो जब हमने उसको राउंड ऑफ करना है तो जो नेक्स्ट हमारा लास्ट डिजिट बनेगा, अगर तो वो इवन है, अगर तो वो ऑड है तो उसमें 1 नंबर ऐड होगा, बाय 1 नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो इवन है तो जब हम और हमारा लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, जब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लास्ट डिजिट बनेगा उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो सेम रहेगा। इसी तरह से अगर हमारा लास्ट डिजिट 5 है और उससे प्रीवियस डिजिट भी 5 है जो कि राउंड ऑफ होना है, तो अगर हम इस 5 को रिमूव करते हैं तो ऑब्वियसली 5 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसमें भी क्या होगा, बाय 1 नंबर इंक्रीज होगा और हमारे पास जो है वो 8.6 में जो है वो ये आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद डेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।